इंडियाज़ लीगल लेगेसी में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हमारी स्पेशलाइज्ड टीम द्वारा सुलझाए गए रियल प्रॉपर्टी केस पर आधारित है। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जो कई परिवारों को छूता है, खासकर एनआरआई मतलब विदेश में बसे भारतीयों को। ये है भारत में पारिवारिक संपत्ति का अक्सर होने वाला जटिल विवाद। हमारे पास एक केस स्टडी है, महाराष्ट्र में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है ये। सोचिए, एक पिता हैं, उनका निधन हो जाता है बिना कोई वसीयत लिखे। अब उनके 3 बेटे हैं, 2 भारत में, मुंबई में और एक दुबई में। भारत वाले भाई क्या करते हैं, पैतृक जमीन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और जो भाई दुबई में है, रवि, उसे उसका हिस्सा देने से मना कर देते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे हजारों मील दूर बैठे इस एनआरआई बेटे ने, रवि ने, न सिर्फ अपना कानूनी हक पाया बल्कि अपने हिस्से की जो रकम थी उसे सुरक्षित तरीके से विदेश में अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचाया। और ये पूरी कहानी हमें मिली है एक केस स्टडी से जो बताती है कि कैसे इंडियाज लीगल लेगेसी नाम की एक एक्सपर्ट टीम ने इस पूरे मामले को मतलब शुरू से आखिर तक संभाला। तो आइए समझते हैं कि जब विरासत में ऐसा कोई पेच फंसा हो और वारिस, आप कह लीजिए, 7 समंदर पार हों, तो रास्ता कैसे निकलता है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं और उनका हल कैसे होता है। चलिए मामले की शुरुआत से बात करते हैं। महाराष्ट्र में मेहुल जी रहते थे जी। एक दुर्घटना में उनका अचानक निधन हो गया और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, उन्होंने कोई वसीयत यानी विल नहीं छोड़ी थी। यहीं से अक्सर मुश्किलों का सिलसिला शुरू होता है ना? नी और पारिवारिक उलझनों का समझ लीजिए दरवाजा खोल देता है। जब ये साफ ना हो कि किसको क्या मिलेगा तो दावे और विवाद खड़े होना तो बहुत आम बात है। मेहुल जी के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ। उनके 3 बेटे थे, आकाश और प्रकाश, वो मुंबई में ही रहते थे, और तीसरे थे रवि जो दुबई में थे, अपना करियर बना रहे थे। अच्छा, तो पिता के जाने के बाद क्या हुआ? क्या भाइयों में फौरन कोई बंटवारे की बात हुई या नहीं? जैसा अक्सर होता है, शुरुआती दुख के बाद चीजें कुछ समय के लिए टल जाती हैं। इस मामले में भी काफी समय तक संपत्ति का कोई फॉर्मल बंटवारा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी वहीं थी, जिंदगी चल रही थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब मुंबई में रहने वाले भाइयों आकाश और प्रकाश ने उस पुश्तैनी जमीन पर अपना पर्सनल यूज के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अच्छा, बिना तीसरे भाई रवि से पूछे या उन्हें बताए बिना? ये तो मतलब सीधे सीधे टकराव वाली बात हो गई। जी, केस स्टडी के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। जब दुबई में रह रहे रवि को इस बात का पता चला और उन्होंने कांटेक्ट किया तो सिचुएशन और बिगड़ गई। अब रवि भारत में थे नहीं तो शायद उन्हें लगा कि प्रॉपर्टी का फिजिकल कब्जा उनके काम नहीं आएगा, तो उन्होंने अपने हिस्से के बदले में कैश कॉम्पेंसेशन मांगा। जो कि प्रैक्टिकल भी लगता है उनकी सिचुएशन को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, एक व्यवहारिक मांग थी। और मुंबई वाले भाइयों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने मान लिया? नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क शायद ये रहा होगा कि भाई रवि तो विदेश में रहते हैं, जमीन का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, तो फिर कैश हिस्सा क्यों दें। कई बार ऐसे मामलों में भाइयों के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है या कभी-कभी थोड़ी लालच भी आ जाती है, तो स्थिति उलझ जाती है। नतीजा ये हुआ कि रवि जो दुबई में थे, उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। मैं सोच सकता हूँ, दुबई में बैठे बैठे यहाँ भारत में लीगल बैटल लड़ना, वकीलों से मिलना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, फिर भाइयों से बातचीत। ओहो, ये सब कितना मुश्किल रहा होगा। अकेले तो शायद कर ही नहीं पाते वो। एकदम सही। और यहीं पर प्रोफेशनल हेल्प की अहमियत सामने आती है। रवि ने समझदारी दिखाई और इस मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी एक एक्सपर्ट टीम को सौंपी। स्रोत में, जिसका नाम इंडियाज लीगल लेगेसी बताया गया है, ऐसी टीमें खासकर एनआरआई से जुड़े जो प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने में स्पेशलाइज करती हैं। अच्छा, तो इस टीम ने जब केस हाथ में लिया तो उनका पहला कदम क्या था? मतलब किसी भी लीगल केस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है ड्यू डिलिजेंस, मतलब पूरी जांच पड़ताल और जमीनी तैयारी। टीम ने प्रॉपर्टी से जुड़े सारे कागजात इकट्ठे किए होंगे, ओनरशिप की हिस्ट्री, जिसे टाइटल हिस्ट्री कहते हैं, वो खंगाली होगी, अभी क्या सिचुएशन है वो देखा होगा, और ये कंफर्म किया कि रवि का कानूनी हक बनता भी है या नहीं। ये होमवर्क बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पर आगे की स्ट्रैटेजी बनती है। बिना पुख्ता तैयारी के लीगल एक्शन लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सही बात है। और फिर रवि तो दुबई में थे, तो उनकी तरफ से भारत में ये कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी, वो खुद तो आ नहीं रहे थे।
यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट काम आया, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी POA। हाँ, मुख्तियारनामा। जी, मुख्तारनामा। रवि ने दुबई से ही इस टीम को ऑथराइज कर दिया कि वो उनकी तरफ से भारत में सारी जरूरी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकें, डॉक्यूमेंट साइन कर सकें, मामले को आगे बढ़ा सकें। NRI के लिए POA वाकई एक वरदान जैसा है। ये उन्हें फिजिकली इंडिया आए बिना अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने और लीगल प्रोसेस में हिस्सा लेने की पावर देता है। मतलब रवि को दुबई में बैठे बैठे ही कानूनी तौर पर भारत में अपना रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात रही होगी उनके लिए, क्यों? निश्चित रूप से। POA मिलने के बाद टीम ने लीगल प्रोसेस शुरू किया। इसमें भाइयों के साथ बातचीत करना, लीगल नोटिस भेजना और अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट केस की तैयारी करना, ये सब शामिल था। अब स्रोत ये तो नहीं बताता कि कितनी बातचीत हुई, कितनी जद्दोजहद हुई, लेकिन अंत में नतीजा रवि के फेवर में रहा। गहन बातचीत और शायद लीगल प्रेशर के बाद मुंबई वाले भाई आकाश और प्रकाश रवि को प्रॉपर्टी में उनका जो सही हिस्सा था वो देने पर राजी हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी। हाँ बिल्कुल, कानूनी तौर पर रवि का हक तो बन गया, लेकिन जैसा रवि शुरू से चाह रहे थे, उन्हें हिस्सा कैश में चाहिए था। तो क्या समझौते में यही तय हुआ? और क्या टीम का रोल यहीं खत्म हो गया या आगे भी कुछ था? नहीं, यहीं पर इस केस की खासियत है जो दिखाती है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। समझौते में यही तय हुआ कि भाई रवि के हिस्से की कीमत का पेमेंट करेंगे, और इंडियाज लीगल लेगेसी टीम की भूमिका सिर्फ समझौता कराने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने रवि के बिहाफ पर ये जो सेल अमाउंट था वो रिसीव किया और उसे सुरक्षित तरीके से रवि के बैंक अकाउंट में जमा भी करवाया। ये पक्का किया गया कि एग्रीमेंट सिर्फ कागज पर ना रहे, बल्कि रवि को उनकी एक्चुअल वैल्यू मिले। अच्छा, तो पैसा भी मिल गया। ये सुनकर वाकई अच्छा लगा। लेकिन भारत में प्रॉपर्टी बेचने या उससे जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स का भी तो मामला बनता है, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह। और फिर उस पैसे को रवि के फॉरेन अकाउंट में भेजना, इसमें भी तो कई नियम कानून होंगे। ये सब कैसे हैंडल हुआ? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। यहीं पर मामला सिर्फ लीगल नहीं रहता, बल्कि फाइनेंशियल और रेगुलेटरी हो जाता है। और यही एक अच्छी प्रोफेशनल टीम की पूरी काबिलियत दिखती है। स्रोत बताता है कि टीम ने इस पहलू को भी बहुत अच्छे से संभाला। कैसे? सबसे पहले उन्होंने इस काम के लिए एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA को अपॉइंट किया। लीगल टीम और CA ने मिलकर काम किया। उस CA ने रवि को जो पैसा मिला उस पर भारत में कितना कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और दूसरे जो भी टैक्स लागू होते हैं उनकी एकदम सही कैलकुलेशन की। टैक्स नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, वो तो है। फिर CA ने रवि की तरफ से सारी जरूरी अकाउंटिंग और टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की। इसमें टैक्स भरना भी शामिल था। इतना ही नहीं, रवि के बिहाफ पर भारत में इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया गया ताकि सारी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट और कानूनी तौर पर सही रहे। अच्छा। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, टैक्स और बाकी सारे डिडक्शंस के बाद जो नेट रकम बची उसे फेमा के जो नियम है उनका पालन करते हुए सक्सेसफुली रवि के अमेरिकन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। वाह। स्रोत में अमेरिकी खाते का जिक्र है, तो शायद रवि ने वही रकम मंगाई होगी। अरे वाह, मतलब कानूनी लड़ाई जीतने से लेकर टैक्स चुकाने और पैसा विदेश भेजने तक सब कुछ टीम ने ही संभाल लिया। ये तो वाकई एक एंड टू एंड समाधान हुआ। रवि के लिए ये कितनी बड़ी सहूलियत रही होगी, जो शायद इन इंडियन टैक्स और बैंकिंग की पेचीदगियों से उतने वाकिफ ना हो या उनके पास इसके लिए टाइम और रिसोर्स ना हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ काम पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि कैसे किया गया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब क्लाइंट NRI हो। केस स्टडी में टीम के काम करने के तरीके की कुछ खास बातों पर जोर दिया गया है, जो आपने शुरू में मेंशन भी किया था। हाँ, जैसे कि एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच। टीम ने सिर्फ रवि के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए खुद पहल की। उन्होंने पहले से सोचा कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उनके लिए तैयार रहे। दूसरा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। टीम ने रवि के दुबई के टाइम जोन का ध्यान रखते हुए बातचीत और अपडेट्स का टाइम फिक्स किया। ये छोटी सी बात लगती है, पर इससे क्लाइंट को लगता है कि हाँ, मेरी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सही बात है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, रेगुलर अपडेट्स।
टीम ने प्रोसेस के हर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पर रवि को पूरी जानकारी दी कि क्या हो रहा है, केस कहाँ तक पहुंचा। जब क्लाइंट हजारों मील दूर हो तो ये ट्रांसपेरेंसी और रेगुलर कम्युनिकेशन ही विश्वास बनाता है। उन्हें पता रहता है कि उनका मामला किस दिशा में जा रहा है। ये बात तो गौर करने लायक है। मतलब सिर्फ लीगल या फाइनेंशियल नॉलेज ही काफी नहीं है। दूर बैठे क्लाइंट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, उनके टाइम की दिक्कतों को समझना और उन्हें हर कदम पर इन्फॉर्म्ड रखना, ये सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। दूर बैठे इंसान के लिए तो यही छोटी छोटी बातें भरोसे का आधार बनती होंगी और उन्हें एक तरह की मानसिक शांति देती होंगी कि हाँ, मेरा मामला सही हाथों में है। आपने एकदम सही समझा। ये पूरा मामला हमें कई जरूरी सबक सिखाता है, जिन्हें हम मेन टेक अवेज कह सकते हैं। बताइए। पहला और सबसे साफ सबक, वसीयत की अहमियत। अगर मेहुल जी ने वसीयत बनाई होती तो शायद ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं। वसीयत सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भविष्य में परिवार के रिश्तों में शांति की गारंटी भी बन सकती है। बिल्कुल। दूसरा, एनआरआई की प्रैक्टिकल चुनौतियां। भारत में प्रॉपर्टी होने पर उसे मैनेज करना, झगड़े सुलझाना, कानूनी और फाइनेंशियल प्रोसेस पूरे करना, ये सब दूर बैठे व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये मामला साफ दिखाता है। तीसरा, प्रोफेशनल हेल्प और पीओए की ताकत। सही लीगल रिप्रेजेंटेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे टूल भौगोलिक दूरी की बाधा को खत्म कर सकते हैं। एनआरआई भारत आए बिना भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। चौथा, कंप्लीट सॉल्यूशन का महत्व। झगड़ा सुलझने के बाद भी टैक्स, फंड ट्रांसफर जैसे फाइनेंशियल पहलू उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा समाधान वही है जो इन सभी पहलुओं को कवर करे। सिर्फ कानूनी जीत आधी जीत है, अगर पैसा सही तरीके से हाथ में ना आए। और पांचवा, जैसे हमने अभी बात की, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी का मूल्य। खासकर एनआरआई मामलों में रेगुलर अपडेट्स और क्लाइंट की सुविधा का ध्यान रखना विश्वास बनाने और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनिवार्य है। तो आज हमने एक वाकई उलझे हुए पारिवारिक संपत्ति विवाद की कहानी सुनी, जो महाराष्ट्र से शुरू हुई, दुबई तक गई और फिर अमेरिका में जाकर पूरी हुई। हाँ। हमने देखा कि कैसे बिना वसीयत की एक संपत्ति ने भाइयों के बीच दरार पैदा की और कैसे एक एनआरआई बेटे को अपना हक पाने के लिए प्रोफेशनल मदद लेनी पड़ी। और सबसे अहम बात, ये मदद सिर्फ कानूनी जीत तक नहीं रुकी, बल्कि टैक्स चुकाने से लेकर पैसा विदेश भेजने तक एक पूरा समाधान दिया गया। ये केस स्टडी साफ तौर पर दिखाती है कि भारत की कानूनी और फाइनेंशियल सिस्टम्स में एनआरआईज के लिए राह बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब वो खुद यहाँ मौजूद ना हो। ऐसे में इंडियाज लीगल लेगेसी जैसी एक्सपर्ट टीमों का रोल, उनका वो व्यवस्थित और क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, पीओए का सही इस्तेमाल और सबसे बढ़कर लगातार कम्युनिकेशन, ये सब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल मन में उठता है, इस मामले में तो संपत्ति भारत में थी और इंडियन लॉ के तहत निपटारा हुआ, पर सोचिए उन सिचुएशंस के बारे में जहां प्रॉपर्टी कई देशों में फैली हो, जहां अलग अलग देशों के कानून आपस में टकराते हों। क्या कोई व्यक्ति पहले से ऐसी कोई प्लानिंग कर सकता है जिससे उसके विदेश में रहने वाले वारिसों के लिए इनहेरिटेंस का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए और वे भविष्य में ऐसी मुश्किलों से बच सकें? ये विचार आपको सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। अगर ये एपिसोड आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मुद्दों को आसान बनाता है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। हम आपके विचार, कमेंट्स, सवाल या केस एक्सपीरियंस भी सुनना पसंद करेंगे। और हाँ, इंडियाज लीगल लेगेसी टीम के और केस सॉल्यूशंस के लिए फॉलो करना न भूलें। थैंक यू।